बहुत ही प्यारी सी शाम है, अपनी ऊर्जा बनाकर रखें, सावधान रहें और सतर्कता के साथ सुने। एक बार जोरदार तालियां हमारे आज के शाम के मेहमान अनूप सोनी जी के लिए। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका इंदौर में। एन एंकर, एन एक्टर, स्टोरी टेलर, होस्ट करना था पर सूत्रधार तक पहुंच गए और कई कहानियों को बुनते हुए। अच्छा, अभी स्टेज पर आने से पहले लोग बोल रहे थे कि सर का ध्यान रखना, सर को स्टिल कैमरा नहीं पसंद है, तो चलते हुए कैमरा सर को ज़्यादा भाते हैं। और एक मीम बहुत ही जो फेमस है सर के बारे में कि अगर क्राइम पेट्रोल के सारे सीरीज़ को अगर हम मिलाएं, ये आप तक पहुंचा क्या, तो आप पृथ्वी के 5 चक्कर लगा सकते हैं, इतना पैदल चलें आप। तो खैर, चलते हुए कहानी यहाँ तक पहुँची है कि हम एक सिल्वर जुबली कह सकते हैं कि सर ने पूरा कर लिया है। मोर देन 27 ईयर्स स्टिल वर्किंग विद दैट स्पिरिट। तो रेस में घोड़ा आता है पर कब तक दौड़ता है, ये चिंता घोड़े को भी रहती है, उस मालिक को भी रहती है। और लंबी रेस का घोड़ा सबको ही पसंद है। एक बार जोड़ा तालियां उस एनर्जी के लिए जो अब तक बनी है। सर, इंदौर आपके सामने है, एक बार अपने स्टाइल में थोड़ा जोश भर दीजिए, फिर हम शुरू करते हैं। नमस्कार आप सभी को। मैं सिंगर तो नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मुझे ये कहना पड़ेगा कि मेरा गला आज ठीक नहीं है, इसीलिए गर्म पानी जो है लगातार चलता रहेगा। पर बहुत 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 धन्यवाद लिट चौक का, पूरी टीम का यहाँ बुलाने के लिए। मैं पहली बार आया हूँ, लेकिन इसके बारे में पिछले कुछ सालों से सुनता रहा हूँ। और फिर जब मुझे लिस्ट भेजी गई कि इतने सारे लोग आ रहे हैं, तो ऐसा लगा कि ये एक अच्छा मौका होगा। बम्बई में शायद मिलना मुश्किल हो जाता है दोस्तों से, तो यहाँ आके उस हॉल से लेकर यहाँ पहुँचते पहुँचते तक पता नहीं मैं कितने सारे दोस्तों से मिल लिया हूँ। यहाँ सामने भी कुछ बैठे हैं, और आई थिंक उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद कि इनसे मुलाकात करवा दी सबसे। तो चलिए फिर हम बातचीत शुरू करते हैं। बिल्कुल शुरू करते हैं। तो सर, जिस वजह से आप एक हाउस होल्ड नेम बने, एक बेहतरीन कला जो शायद अभी बातचीत में मैं आपसे पूछूंगा ही, जो निकल कर सामने आई एज अ स्टोरी टेलर। हम अक्सर जीवन में बहुत कुछ करते हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हम जो करते हैं, जो करना चाहते हैं, उसको बयां कर सकें। तो बहुत लोग माहिर होते हैं इसमें, लेकिन कुछ लोग होते हैं जो बहुत अच्छा बयां करते हैं लेकिन काम कुछ नहीं करते। तो हर फील्ड के लिए ही यहाँ पर बहुत सारे एस्पिरेंट्स हैं, ना सिर्फ एक्टर बनना चाहते हैं, कोई एंकर भी बनना चाहता है, कोई कुछ भी और भी बनना चाहता है। इंदौर से ही तमाम यंग एस्पिरेंट्स भी हैं यहाँ पर। हर उस प्रोफेशन के लिए कितना ज़रूरी है कि आप एक अच्छे स्टोरी टेलर हों, इसको किस तरह से देखते हैं आप? मैं सिर्फ एज अ स्टोरी टेलर उसको बाइफिकेट करने की ज़रूरत नहीं है। मतलब मैं तो एक कलाकार के तौर पर बात करूँगा, क्योंकि अगर आप मेरे कहानी सुनाने या एक एंकर या फिर एक सूत्रधार की भूमिका के बारे में बात कर रहे हैं, तो वो तो मैंने कभी सोचा भी नहीं था। क्योंकि मैं तो एक एक्टर था, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से पास आउट करके आया था और एक्टिंग ही करना चाहता था और एक्टिंग कर भी रहा था। बट अब ये चलते चलते रास्ते में एक ऐसा मोड़ आया कि जहाँ ये शो मुझे मिला, और मुझे नहीं पता था करते वक्त कि ये इतना पॉपुलर होगा या लोग इसको इतना देखेंगे। बस ये समझ में आया था कि ये एक इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है, और एक चैनल जो है अपने एंटरटेनमेंट चैनल पे एक क्राइम शो बनाना चाहता है, और उसका एक मकसद है कि भाई लोगों को थोड़ा सा अलर्ट किया जाए। और बस कॉन्सेप्ट अच्छा लगा और कर लिया। तो एक कहानीकार के तौर पर या मैं एक एंकर बनना चाहता हूँ, मैंने कभी ये शो नहीं किया। मैं एक एक्टर था, और मुझे लगता है कि एक एक्टर की ज़िंदगी के ये एस्पेक्ट होते हैं। एंकर भी कर लेते हैं आप, वो चाहे आप लाइव स्टेज पर एंकर करें या आप रेडियो में करें या आप किसी पर्टिकुलर शो को एंकर करें। तो मैंने कभी इसको एक सूत्रधार के नज़रिए से नहीं देखा, मैंने हमेशा से इसको एक कलाकार के नज़रिए से देखा। क्योंकि मेरा काम था एज एन एंकर कहानी को इस तरीके से लोगों को सुनाना कि जिससे उन्हें लगे कि भाई जो इसका मकसद है, वो मकसद ये था कि भाई देखिए, क्राइम है, आपके आसपास होता रहता है, और आप सजग रहिए, अलर्ट रहिए, क्योंकि ये आपके साथ भी हो सकता है, मेरे साथ भी हो सकता है, हम में से किसी के साथ भी हो सकता है। तो ये एक एक्टर के तौर पर मैंने दिमाग में चीज़ रखी थी कि मुझे ये करना बहुत ज़रूरी है। अब वो कनेक्ट हो गया लोगों के साथ, जैसे कभी आप कोई रोल परफॉर्म करते हैं, वो कनेक्ट हो जाता है। तो कह सकते हैं कि एक्टिंग की लॉ ने इसको जहाँ तक बढ़ाया, आपने बढ़ने दिया। बिल्कुल सर, एक्टिंग की लॉ में लॉ भी आता है आपके जीवन में, तो लॉ पहले आया, एक्टिंग पहले आई, और इसमें से बाई चांस क्या हुआ, बहुत कम लोगों को शायद मालूम भी है, सर लॉ स्टूडेंट भी रहे हैं, तो कोई लॉ स्टूडेंट हो तो भी और नहीं हो तो भी एक बार गड़गड़ाती हो तालियाँ,
क्योंकि उसने बहुत मदद किया है, वो सर बताएंगे किस तरह से उसने शेप अप करने में। नहीं, एक्चुअली जब मैं थिएटर कर रहा था तब मुझे ये नहीं पता था कि मैं इसको करियर बना पाऊंगा या नहीं बना पाऊंगा, या सोचा ही नहीं था शायद उस बारे में। ठीक है, एक अच्छा लगता है अभिनय करना, और आपके शहर में रंगमंच होता है और आप एक एमेच्योर थिएटर ग्रुप के साथ काम करते रहते हैं। लेकिन लॉ करना मेरे प्लान में था और मैं लॉ कर रहा था। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा जाना मेरे प्लान में नहीं था। और यही था कि एक्टिंग करते रहेंगे ऐसे ही, और अपना उसके बाद लॉयर बन जाएंगे, फिर कोर्ट रूम ड्रामा में जाके एक्टिंग कर लेंगे, लॉ में, लॉ करके तो असली अदालत में एक्टिंग कर लेंगे। लेकिन नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा जो है वो इट हैपेंड ऑन द वे, किसी ने सुझाया और किसी ने इतना ज़्यादा मतलब उसके बारे में बताया कि भैया तुम सोचो भी मत, बहुत मुश्किल जगह है, गलती से भी ट्राई मत करना। और मैं चूंकि जयपुर में रहता था तो मुझसे कहा गया कि भैया इरफान खान के बाद 6 साल हो गए, आज तक किसी का एडमिशन नहीं हुआ पूरे राजस्थान से। तो बस वो पता नहीं ऐसे लग गया कि यार ऐसी कौन सी जगह है यार, कि मतलब ये कह रहे हैं कि जा ही नहीं सकते तुम। तो मैंने फर्स्ट ईयर लॉ जब कर रहा था उसके एग्ज़ाम्स दिए और उसके बाद मैंने एक ट्राई किया, और मैंने मन में सोचा कि अगर पहले अटेम्प्ट में हो गया तो ठीक है, नहीं तो। लेकिन उसका एक फ़ायदा ये हुआ कि मैंने बहुत सिंसियरली तैयारी की। जब मुझे बताया गया कि ये एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जहाँ पे एडमिशन मिलना बहुत आसान नहीं होता, उसका असर ये हुआ कि मैंने बहुत सिंसियरली इसको एक एग्ज़ाम की तरह से प्रिपेयर किया, मैंने उसको बहुत लाइटली नहीं लिया। तो शायद ये कारण रहा हो, या किस्मत कह लीजिए कि एक्टर बनना ही था प्रोफेशनली, तो पहले अटेम्प्ट में एडमिशन मिल गया। जी, जब भी हम आगे के एपिसोड्स को देखते हैं लाइफ में तो हम इस बारे में बात करते हैं कि भाई वो जो कनेक्टिंग डॉट्स वाली जो थ्योरी रहती है, इसको कैसे मानते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं लॉ ने जो आपको दिया वो आपने शायद मेरे हिसाब से क्राइम पेट्रोल में यूज़ ज़रूर किया होगा, और उस दौरान वो किया इसलिए पहुंचे या फिर यहाँ पहुंचना था इसलिए वो किया। अब ये नहीं पता कि ये क्यों हुआ, ये नहीं होता तो कुछ और होता। मुझे आज तक याद है, हम जब मेरे एक बैचमेट हैं राजेश तेलंग, बहुत बेहतरीन एक्टर हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, जब हम लोग सब साथ में रहते थे बॉम्बे में, तो हम शाम के वक्त, उस वक्त ना तो मोबाइल फ़ोन थे, ना उस ज़माने में कास्टिंग डायरेक्टर्स थे, तो समझ में नहीं आता था कैसे लोगों को रीच आउट करना है। शाम बिल्कुल खाली होती थी, तो रोज़ शाम को हमारे पास एक पास बनवा रखा था लोकल ट्रेन का, तो अंधेरी स्टेशन से बैठते थे और चर्री रोड स्टेशन पे उतरते थे, और वहाँ से उतर के पैदल मरीन ड्राइव तक जाते थे, और शाम पूरी वहाँ बिताकर मरीन ड्राइव से फिर पैदल चलकर चर्चगेट स्टेशन जाते थे, जब ये लगे कि अब रश कम हो गया होगा, क्योंकि रिटर्न में रश बहुत होता था। तो जब भी हम निकलते थे तो मेरी आदत थी कि मैं, उस ज़माने में क्या था कि डिजिटल तो कोई चीज़ें थी नहीं, तो आपके पास फ़ोटोग्राफ्स के प्रिंट आउट होते थे, तो मैं एक एनवेलप में 2 फ़ोटो हमेशा डाल लिया करता था, और शर्ट के 2 बटन खोल के उसमें यहाँ अंदर रख दिया वो एनवेलप। और राजेश मुझसे हमेशा कहता था, यार तू अभी तो शाम को कहाँ जा रहे हैं? मैंने कहा देख भाई, ये बम्बई शहर है, यहाँ किस बेस में नारायण मिल जाए कुछ पता नहीं है, तैयारी पूरी करके चलो। तो वो एक शुरू से एक एटीट्यूड ऐसा रहा था कि यार काम करना है, और ये शहर को छोड़ के नहीं जाना है। बहुत लोगों की इंस्पिरेशन है आप, और आगे भी बने रहते हैं आप हर तरह से। हमने चाहे कई शेड्स देखे बालिका वधू के, साथ में क्राइम पेट्रोल एक अलग ही जॉनर चल रहा था, तब आपको लग रहा था कि इसमें से क्या बड़ा होगा, या फिर सिर्फ जो मिल रहा था सिंसियरली कर लेते थे? सही मायने में मुझे लगता है आप किसी भी एक्टर से पूछेंगे ना कि उसे क्या पता था कि ऐसा होगा, उसे कुछ नहीं पता होता, किसी एक्टर को नहीं पता होता। मुझे लगता है कि हम सब एक्टर्स जो हैं उनकी भूख थी अच्छा काम करने की, उनका हंगर ये था, उनकी नीड, उनकी रिक्वायरमेंट थी अच्छा काम करते रहे। कौन सा काम कब सक्सेसफुल होगा आपको नहीं पता होता, और इसके लिए बड़ी सिंपल सी थ्योरी है। आई एम श्योर सुनीता यहाँ हमारे सामने बैठी हैं, इतने बेहतरीन कलाकार हैं, ये इस बात से अग्री करेंगे कि हमें नहीं पता होता, हम काम करते हैं। आप अपने गट फीलिंग पे, कोई आपको एक रोल ऑफर होता है, उषा जी हैं, इनसे पूछ लीजिए, शायद मेरे ख्याल से 2 या 3 बार मैंने बालिका वधू मना किया था, और मैं ये सोच के मना कर रहा था कि नहीं मुझे अभी थोड़ा ब्रेक लेना है, मुझे ब्रेक लेना है। इनके साथी और हमारे मित्र भी हैं पूर्णेंदु जी, उन्होंने 2-3 बार मुझे बुलाया कि भाई अच्छी स्टोरी है सुन लो, मैंने कहा नहीं सर अभी मन नहीं है। लेकिन तीसरी बार बुलाया तो मैं चला गया, मैंने कहा यार अच्छा नहीं लगता, उनको लगेगा इतना क्या एटीट्यूड दिखा रहा है, मिलने भी नहीं आ रहा है, बात करने भी नहीं आ रहा है। तो मैं मिलने चला गया, तो उन्होंने कहा कि ये कैरेक्टर है, अच्छा इंटरेस्टिंग रोल है, और तुम देख लेना 70-80 एपिसोड्स के बाद, अगर इसका कैरेक्टर का अगर ठीक नहीं लगे तो छोड़ देना।
मैंने कहा चलो, और नया चैनल है, मैंने कहा पता नहीं यार ये चैनल आएगा नहीं आएगा, लॉन्च भी होगा कि नहीं होगा, क्योंकि उन दिनों बहुत सारे नए चैनल लॉन्च हो रहे थे। और हम जोधपुर चले गए, हमने शूट कर लिया, और क्या पता था कि बालिका वधू एक आइकॉनिक शो बन जाएगा। सो हमें नहीं पता होता किसी भी एक्टर को। तो आई थिंक वो जो एक कहावत है ना कि डोंट ट्राई टू कंट्रोल थिंग्स विच आर बियॉन्ड योर लिमिट्स, जो हमारे बस में ही नहीं है उसके लिए ना तो परेशान होने की ज़रूरत है, ना उसके लिए कुछ करने की ज़रूरत है। अगर कुछ करने की ज़रूरत है तो उस पर काम कीजिए जो आपके बस में है। सो हमारे बस में ये था कि हम अच्छे रोल चूज़ करें, अपनी अच्छी चॉइसेस रखें, छोटे बड़े को ना सोचें कि रोल बड़ा है छोटा है, बस ये देखें कि यार क्या स्कोप है इसके अंदर, मैं कुछ कर सकता हूँ, मेरे पास एक एरिया है जहाँ मैं लोगों को दिखा सकूँ कि मैं यार काम जानता हूँ। उसी रास्ते को लेकर मुझे लगता है कि जितने भी एक्टर्स हमारे साथ के हैं जो आज सक्सेसफुल हैं, जो अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत नाम है उनका, उन सब की मुझे लगता है यही थ्योरी रही है कि काम करते रहो। सक्सेसफुल होना ना होना हमारे हाथ में ही नहीं है यार। बिल्कुल। और ये सक्सेस की क्योंकि बात छेड़ दी है, ये सवाल मेरा आगे था, पर मैं क्योंकि बहुत दिनों से सुन भी रहा हूँ, जो भी एक्टर्स यहाँ पर आ रहे हैं, डायरेक्टर्स भी आ रहे हैं, तो हमारे जो यंगस्टर्स हैं उनको ये लगता है कि कितनी बार ये कन्फ्यूजन आपने भी देखा होगा, लोग चाहते हैं एक्टिंग करना यानी कि काम मिले, लेकिन जब तक कि वो फेम नहीं मिलता उसको वो काम नहीं समझते हैं। इस मिसकंसेप्ट इसको थोड़ा सा आप दूर करो, और मैं चाहता हूँ कि थोड़ा मार्गदर्शन दें कि आप उस फेम को काम ना समझें, क्योंकि लोग फेम को काम समझते हैं। जी जी बिल्कुल। सी देखिए, कभी कोई भी कलाकार जब सक्सेसफुल होता है तो आप ये मान के चलते हैं कि आपको उसकी वो उस वक्त की सक्सेस दिखाई देती है। इस तरह के जब फेस्टिवल्स होते हैं या इस तरह के पॉडकास्ट होते हैं या बातचीत होती है, तब जाके आपको पता चलता है अरे यार ये एक्टर तो इतने सालों से काम कर रहा है। तो वो जो जो एक क्राइटेरिया है कि भाई हमें सिर्फ सक्सेस दिखाई देती है, एक चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है, क्राफ्ट और करियर ये दो अलग अलग बातें हैं। क्राफ्ट आपके बस में है, करियर बनाना आपके बस में नहीं है। जैसे मैंने पहले भी कहा कि एक प्रोजेक्ट को आप जब हाँ करते हैं तो आप अपनी सेंसिबिलिटीज़ का इस्तेमाल करके, आपकी लाइकिंग का इस्तेमाल करके कि हाँ यार ये डायरेक्टर अच्छा है, लोग अच्छे हैं, स्क्रिप्ट बहुत अच्छी लग रही है, मेरा रोल भी अच्छा है, स्कोप है मेरे पास, और आप ये सारे क्राइटेरियाज को टिक मार्क करते चलते हैं और आप कहते हैं चलो ओके लेट्स डू दिस। उसके बाद आपको नहीं पता है। लेकिन आप कोई भी कलाकार अगर इस नज़रिए से सोच के आता है कि जब तक मैं सक्सेसफुल नहीं हो जाता हूँ वो मेरी जीत नहीं है, वो जीत दुनिया के लिए है। आपके लिए तो जीत वो है जब आप एक परफॉर्मेंस देते हैं और लोग उसकी प्रशंसा करते हैं, चाहे वो स्टेज पे करें, चाहे आप टेलीविज़न में करें या आप सिनेमा में करें, आपके लिए वो बहुत ज़रूरी है। और जो एक सही मायने में एक एक्टर होता है जिसे अपनी क्राफ्ट की जानकारी होती है, उसे ये पता होता है, अगर वो अपने क्राफ्ट के प्रति ऑनेस्ट है कि यार ये मैंने जो काम किया है ये मैंने अच्छा किया है, ठीक किया है, ओके किया है, या मैं और बेहतर कर सकता था। आई थिंक एक एक्टर का फोकस उस पर होना चाहिए, कंप्लीटली उस पर होना चाहिए। अनलेस कि आप उस दौर में फंसना चाहते हैं कि भाई मैं अपने आप को मार्केट ठीक से कर लूँ, वो सारी चीज़ें भी ज़रूरी हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो चीज़ें ज़रूरी नहीं हैं, बट जब आप काम करने लग जाते हैं ना अच्छा, तो वो मार्केटिंग करना आसान होता है। जब देखिए एक सेल्समैन एक प्रोडक्ट को बेचने जाता है जब, तो अगर उस प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी है, उस प्रोडक्ट का परफॉर्मेंस अच्छा है, तो जो बाकी की मार्केटिंग है उसमें कम मेहनत लगती है, क्योंकि ऑलरेडी लोग उसको इस्तेमाल कर चुके होते हैं। तो एक कलाकार के तौर पर जब आप कुछ 5-6 अच्छे काम कर लेते हैं और लोग आपके काम की तारीफ कर चुके होते हैं और ये मान लेते हैं कि नहीं यार इसको काम आता है, ही नोज हिज जॉब, ही नोज हिज क्राफ्ट, फिर आप थोड़ा बहुत कुछ मार्केटिंग करना चाहें तो वो आसान हो जाता है, क्योंकि वो बिलीवेबल होती है। सर आपने लोगों को एक्टिंग भी सिखाई है, और उसमें जो वो दौर था, आपने शायद ललन टॉप के इंटरव्यू में बोला भी था कि मैं थोड़ा सा खाली नहीं बैठना चाहता और मेरे को बड़ी दिक्कत होती है जीवन में। जो बहुत लोग फिलॉसफी ये देते हैं कि संतुष्टि ही जीवन है, तो इसको किस तरह से आप इत्तेफाक रखते हैं, नहीं रखते हैं, और वो रेस्टलेसनेस क्या है, वो जो लोग इसको किसी और तरह से ले जाते हैं, तो थोड़ा सा। सी रेस्टलेसनेस होना बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसका इस्तेमाल मेरा एक थ्योरी है लाइफ में जिसको मैं हर डिपार्टमेंट में लाइफ के फॉलो करता हूँ, और वो है अति हर चीज़ की बुरी होती है।
अति आराम की भी बुरी है, अति रेस्टलेसनेस की भी बुरी है, अति काम की भी बहुत ज़्यादा। अति नहीं होनी चाहिए किसी भी चीज़ की। जैसे आपने कहा कि मैं पढ़ाता था, मैं जब बम्बई आया था तो आई एम श्योर बहुत सारे एक्टर्स इस बात से अग्री करेंगे जो मेरे साथ के हैं कि खाली बैठने में बड़ी तकलीफ होती थी, परेशानियाँ, दिमाग 4 चीज़ों में चलता है। तो मुझे लगा चलो यार पढ़ाना शुरू कर देते हैं। तो मैं एक एक्टिंग स्कूल में चला गया, मैं जानता भी नहीं था उनको, और मैं उनके पास गया। मैंने कहा मैं नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा का ग्रेजुएट हूँ, मैं आपके यहाँ कुछ काम कर सकता हूँ। मुझे लगा कि कम से कम दिन के 3-4 घंटे मैं बिजी तो रहूँगा, और एक ऐसे काम में बिजी रहूँगा जो मेरा अपना क्राफ्ट है, जो मेरी क्राफ्ट के नज़दीक रहूँगा मैं। तो वो चीज़ जो रेस्टलेसनेस है उसको अगर आप काम में कन्वर्ट कर लें बेहतर के लिए, कि भाई कल को पता नहीं किस काम आ जाए ये चीज़। अक्सर लोग सिखाने में तब दौर पकड़ते हैं जब वो एक जी लेते हैं एक पीरियड, उसके बाद नहीं तो लोग भी ये बोलते हैं कि यार अभी तो काम कर लो, अभी क्या हमको सिखा रहे हो। तो बड़े बड़े नाम भी आपने ट्रेन किए हैं। नहीं, मेरा पर्पस तो पढ़ाने का ये नहीं था कि भाई मैं कुछ पहले, मुझे लगा कि मुझे जो आता है, और मैंने ये किशोर नमित कपूर जी का एक्टिंग स्कूल था बॉम्बे में, और उनके यहाँ सारे स्टार किड्स और सब आते थे। तो मैंने उनसे ये कहा था कि सर मैं कोई टीचर एक्सपीरियंस नहीं हूँ, मैंने सिर्फ 3 साल नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से पढ़ाई की है, मैं अपने एक्सपीरियंसेस और जो कुछ मैंने सीखा वो मैं शेयर कर सकता हूँ, मैं कोई ये दावा नहीं कर सकता हूँ कि ये चीज़ है। तो उन्होंने कहा नहीं बहुत है, आप जो पढ़ा है आपने, उन्होंने कहा कि कुछ वॉइस क्लासेस ले सकते हो तुम। मैंने कहा ठीक है सर, जो मैंने पढ़ा है मैं वहाँ करा दूँगा। तो वहाँ मेरी उम्र मुझे याद है उस वक्त तकरीबन 24 साल या 25 साल की थी जब मैं पढ़ा रहा था। मैं वही कह रहा था कि स्टूडेंट्स भी मेरी एज के ही थे उस वक्त, और तो बड़े अच्छे लोगों को, मतलब नामी लोगों को पढ़ाने का मौका मिला। थोड़ी आज फ्लाइट में मेरे साथ थी सोनाली बेंद्रे, कुछ 10-15 दिन उनकी भी क्लास लेने का मौका मिला था, तो आज हम फ्लाइट में डिस्कस कर रहे थे। क्या बात है। और अक्षय खन्ना थे जी। और एक और भी काफ़ी बेस्ट सारे स्टूडेंट लोग कौन थे। रहा? हाँ बेस्ट स्टूडेंट? नहीं ऐसा मुझे कुछ याद नहीं बेस्ट स्टूडेंट, बट सभी लोग, मतलब अक्षय खन्ना बहुत अच्छे एक्टर हैं, और भी बहुत सारे लोग थे जो फिल्म इंडस्ट्री से थे, कुछ काम करते रहे, कुछ फिर छोड़ के चले गए। सो बेस्ट टीचर? बेस्ट टीचर, आप खुद टीचर रहे, आप जिसको मेंटोर मानते थे। और नहीं, मुझे लगता है कि सिर्फ एक टीचर हाँ, ये आपकी hypothetical ज़िंदगी में question नहीं है, हो I know। सकता है। मैं नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा को बहुत इंपॉर्टेंस देता हूँ मेरे करियर की, क्योंकि मैं जब एनएसडी में आया था मेरा नज़रिया एक्टिंग को लेकर बिल्कुल अलग था। मुझे लगता था भैया एक्टिंग का मतलब है डायलॉग दो, डायलॉग बुलवाओ, देखो बढ़िया डायलॉग डिलीवरी करेंगे, ये होती है एक्टिंग। उसके बियॉन्ड मुझे एक्टिंग की ज़ीरो नॉलेज थी। तो मैं ये मान के चलता हूँ कि नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा ने मुझे एज अ इंडिविजुअल, एज एन एक्टर शेप अप करने में बहुत बहुत ज़्यादा मदद की मेरी। जी, जब ये होस्टिंग वाला प्रोजेक्ट आपके पास में आया तो क्योंकि थोड़ी सी विधा अलग भी रहती है, हल्की सी, हालांकि प्रेजेंस कैमरा ही है, पर क्या कहीं इन्फ्लुएंस आया एक्टिंग में जब आप? देखो, हर चीज़ जिसकी आप ज़्यादा प्रैक्टिस करने लग जाते हैं, जो आप ज़्यादा करने लग जाते हैं, उसका थोड़ा बहुत असर तो होता है, बट एज एन एक्टर मुझे लगता है ये बहुत ज़रूरी होता है हम सब के लिए, क्योंकि एक्टर्स को नॉर्मली टाइपकास्ट भी किया ही जाता है, कि एक तरह के रोल में, लेकिन ये हम एक्टर्स की जिम्मेवारी होती है कि यार हम सेल्फ चेक करते रहें। जी। कि जैसे कि आपने क्राइम पेट्रोल की बात की, मैं जब क्राइम पेट्रोल को एंकर करता था, तो अब जब मैं एक्ट कर रहा हूँ तो मुझे इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि यार मेरा जो आर्टिकुलेशन है, या जो मेरा डायलॉग डिलीवरी का जो एक मीटर है, वो इस किरदार के हिसाब से हो। वो जो मेरी रेगुलर इतने बालिका साल, वधू भी चल रहा था। हाँ, मैंने तो बालिका वधू के साथ भी शूट किया है ये। तो वो सेल्फ चेक एक एक्टर को रखना पड़ता है हर समय, और इस बात के लिए कॉन्शियस रहना कि यार ये जो मैंने सीन किया है, ये सुर, जैसे मुझे लगता है एज एन एक्टर कि जब मैं सुनता हूँ ना अपनी आवाज़, तो मुझे पता चलता है कि ये सही सीन में सही सुर लगा है कि नहीं लगा है। जी। और मैं कभी भी मॉनिटर नहीं देखता हूँ, मैं सिर्फ हेडफोन लगा के अपना डायलॉग सुनता हूँ। जी। अगर मुझे लगता है कि अच्छा साउंड कर रहा है तो मैं कहता हूँ ठीक है, अनलेस द डायरेक्टर इज नॉट ओके विद इट, बट मेरे लिए मैं अपने आप को ओके मान लेता हूँ। तो क्राइम पेट्रोल का एंकर भी एक किरदार था आपके लिए? बिल्कुल, मैंने उसको किरदार की तरह से निभाया है। ओके, क्या बात है। तो ऐसी हमें एक सीख लेनी चाहिए मेरे ख्याल से ज़िंदगी के रंगमंच में भी, जो भी हम किरदार प्ले करते हैं, उतार चढ़ाव आते हैं, और एक समय पर हम बाप भी होते हैं, भाई भी होते हैं, बेटे भी होते हैं। तो किस तरह से रंगमंच तक ही वो सीमित रहे? थोड़ी सी ये कला जो आपने सीखी हो, कुछ एडवाइस। सॉरी, एक बार फिर से पूछिए। जो ज़िंदगी के रंगमंच में जो हम प्ले करते हैं वो रंगमंच तक ही रहे, पर्सनली प्रभावित ना हो। जैसे
आप बालिका वधू और क्राइम पेट्रोल साथ साथ कर रहे थे, पर कुछ भी आपने कंफ्यूज होने नहीं दिया। तो ज़िंदगी में भी क्या उसे उतार सकते हैं, कुछ जो आप लोगों को बताना चाहें? सी बिल्कुल, मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप एक फिल्म देखने जाते हैं, उस फिल्म में अगर एक्टर जो इमोट कर रहा है वो आपको टच करता है, मतलब आई एम श्योर बहुत सारे लोग यहाँ जितने भी बैठे हैं आपकी ज़िंदगी में कभी ना कभी तो ऐसे मौके आए होंगे जब आप फिल्म देख रहे हैं, किरदार बहुत इमोशनल है, रो रहा है, तो आपकी आंखों में भी आंसू आए होंगे, आते हैं। मतलब मैं तो रोता, मुझे याद है मैंने तारे ज़मीन पर देखी थी तो मैं 2 बार देखने गया था, दोनों बार रोया था। लेकिन इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं वो इमोशन हमारी ज़िंदगी का भी है। तो ज़्यादातर तो ये होता है कि मैं ये मान के चलता हूँ कि लोग इतने समझदार हैं कि कई बार आप कुछ करना चाहते हैं ज़िंदगी में, कुछ सोच रहे हैं, लेकिन एक फिल्म या एक कोई भी एक परफॉर्मेंस या कोई भी एक लाइन जो है आपको वो राह दिखा देती है कि हाँ यार मैं यही तो सोच रहा था यार, यही तो, ये सही कह रहा है यार, मेरी ज़िंदगी में भी यही चल रहा है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आर्ट जो है वो डेफिनेटली रियलिटी से कहीं ना कहीं दूर नहीं है। ठीक है, अलग बात है कि हम एक इमेजिनरी सिनेमा भी बनाते हैं जहाँ पर बहुत सारी चीज़ें लार्जर देन लाइफ होती हैं, वो एक सिनेमा का एक हिस्सा है। लेकिन भारतीयों को मुझे लगता है कि सिनेमा जो है वो कहीं ना कहीं बहुत टच करता है और हम उसमें, इनफैक्ट मैंने एक्टर बनने का सोचा ही तब था। मैंने जब एक फिल्म देखी थी और मुझे वो फिल्म देख के, ये मैं 7th या 8th क्लास में था और मुझे देख के लगा कि यार ये लोग कौन लोग हैं, ये एक्टर लोग होते हैं, अच्छा इनको एक्टर कहते हैं, अच्छा ये स्क्रीन पे ये क्या करते हैं जिसका असर मुझ पे हो रहा है। और फिर मुझे समझ में आता बताया गया कि भाई ये शूटिंग है, ये शूट करके रिकॉर्ड किया गया है, तब तक इतनी एक्सपोजर था नहीं सिनेमा का। तो आपने एक्टिंग के दरवाजे पर दस्तक नहीं दी, एक्टिंग ने आपके दरवाजे पर बिल्कुल, दस्तक मुझे ऐसा लगा कि यार ये क्या क्राफ्ट है ये, तो मुझे इंटरेस्ट पैदा हुआ कि ये कौन सी आर्ट है कि ये आदमी कुछ कर रहा है और उसका असर मुझ पे हो रहा है। मतलब ये नाराज़ है, गुस्सा है, ये दुखी है, ये रो रहा है और उसका असर मैं भी इन्वॉल्व हो रहा हूँ इसके साथ, ये क्या क्राफ्ट है। तो वहाँ से थोड़ा सा इंट्रीग पैदा हुआ कि यार ये क्या चीज़ है। जी, इम्पैक्ट की आप बात कर रहे हैं, स्टोरीज बहुत इंटेंस हमने देखी हैं उन एपिसोड्स में। कुछ एक स्टोरी तो मैं कहना चाहूँगा, कई ऐसी स्टोरीज आई होंगी, कोई इम्पैक्ट आपको पर्सनली कर गया जहाँ पर आपको मेंटली थोड़ा सा लगा कि यार एक मिनट होल्ड ऑन, मुझे थोड़ा से इससे रिकवर होने दो, इसे पचाने दो मुझे, कुछ ऐसी स्टोरीज थी? नहीं, ये तो ज़रूर होता था, ख़ासकर जब ये शो शुरू हुआ था। बट क्राइम पेट्रोल से जो मैंने एक सीख ली, जो जो मैं कभी भी बाहर जाता हूँ तो मैं यही कहता था कि देखिए, अगर अगर आप कोई भी ऐसा क्राइम देखेंगे, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट इंटरनेशनल क्राइम के कोई टेररिस्ट अटैक हो गया या कुछ हो गया, इमोशन तो उसमें भी होता ही है, लेकिन अगर आप ऐसे क्राइम्स देखेंगे जहाँ एक आम इंसान जिसका क्राइम से कोई नाता नहीं था, उसका कोई लेना देना नहीं था, और वो क्राइम कमिट कर बैठता है, तो उसके 4-5 ही कारण होते हैं। फ्रस्ट्रेशन, एंगर, ग्रीड, जेलिसी, है ना, मतलब जलन है या गुस्सा है या लालच है या रेस्टलेसनेस है कि आप परेशान हैं ज़िंदगी में, थक गए हैं ज़िंदगी से। ये सारे इमोशंस जो हैं ये एब्सोल्युटली नॉर्मल इमोशंस हैं, ये हम सब में होते हैं, और अगर होते भी हैं तो उसमें कुछ गलत नहीं है। गुस्सा आना या फ्रस्ट्रेट होना, काम कर रहे हैं लेकिन हो नहीं पा रहा ठीक से, किसी की सक्सेस को देखकर थोड़ी सी जलन पैदा होना या लालच होना कि यार मुझे भी काश ये मिल जाए, ये इमोशंस एब्सोल्युटली नॉर्मल हैं। प्रॉब्लम तब आती है जब आप वो लाइन क्रॉस कर जाते हैं कि इन इमोशंस को अपने हाथ में रखने के लिए आपको क्या करना है। बड़ी सिंपल सी बात है ना, अगर मैं किसी की सक्सेस से जल रहा हूँ तो वो जल के तो कुछ होने वाला नहीं है, मुझे मेहनत करनी पड़ेगी। मैं यही सोचूं कि यार मेरा भी ऐसा हो जाए कुछ, मैं भी मेहनत करता हूँ। लेकिन अगर मैं सोचूंगा कि यार मैं कुछ ऐसा गलत कर दूँ और फिर मैं सक्सेस पा जाऊँगा, तो वो कहते हैं ना कि किसी क्राइम में, मैं जब पुलिस वालों से काफ़ी मेरी मुलाकात होती थी, वो कहते थे कि सर हम तो एक सीख देते हैं कि किसी को एलिमिनेट करके कि ये मेरी ज़िंदगी से हट जाए तो मेरे को सुख शांति मिल जाएगी। वो होता नहीं है। सो ये इमोशंस जो हैं अगर आपकी लाइफ में हैं तो एब्सोल्युटली नॉर्मल है। बस आपको ये ध्यान रखना है कि यार ये इमोशंस आउट ऑफ कंट्रोल ना हो जाएं, ये आपके कंट्रोल में रहें, वो बहुत ज़रूरी है। जी, इतनी सेंसिटिव विचारशीलता के बाद और उसमें रहने के बाद कभी किसी क्रांति ने दस्तक दी कि भाई
बहुत हो गया, क्योंकि हम जब किस काम को बहुत सालों साल करते हैं तो लगता है कि अच्छा, क्योंकि हम बहुत सारे इंसाइट्स को भी पता लगाते हैं। आई होप कि जब क्राइम पेट्रोल जब हो रहा होगा, तो वैसे तो हमें सबको पता है कि कुछ प्रॉब्लम्स चलती रहती हैं सोसाइटी में, लेकिन इस हद तक तो कभी कुछ ऐसा लगा कि इसका कुछ सॉल्यूशन होना चाहिए। उस तरफ बेशक आप ना कुछ कर पाएँ, लेकिन कभी कुछ ऐसा जगह मन में? हाँ, मतलब मुझे याद है बेसिक हमने एक कैंपेन शुरू किया था बॉम्बे में, जो एकदम बेसिक ट्रैफिक कॉन्सेप्ट है कि भैया रेड लाइट पे रुक जाओ यार, है ना, ग्रीन लाइट। तो हमने कॉन्सेप्ट शुरू किया था कि बैनर्स बनाए थे और हम जाके कई सिग्नल्स पे खड़े होते थे और उसका टाइटल था लाल मतलब रुको, हरी मतलब चलो। इतनी सी बात है, तो उसका लाइन का टॉपिक था इतनी सी बात है, लाल मतलब रुको, हरी मतलब चलो। तो इस तरह के कुछ कैंपेन्स करने की कोशिश की कि चलो यार शुरुआत यहीं से करते हैं, बेसिक चीज़ों से। और फिर इत्तेफाक है कि मैं अभी इंदौर शहर में अपने रेडियो सेट्स पर लोगों को बिल्कुल एक हफ्ते पहले हमने ट्रैफिक कैंपेन ही शुरू किया है, जिसका नाम है ट्रैफिक प्रीमियर लीग। और इंदौर, जैसा कि आप जानते हैं कि हमें नंबर 1 रहने की आदत है, पर हाँ, थोड़ा सेल्फ स्टार्ट लगता है हमें। जैसे हम स्वच्छता में नंबर 1 हैं 7 सालों से लगातार, 8वीं बार तैयार हैं, एक बार उसके लिए तालियां उस इंदौर शहर के नाम। स्मार्ट सिटी में हम नंबर 1 हैं, एंड 7 स्टार सिटी ऑफ इंडिया इज़ इंदौर। ट्रैफिक में थोड़ा सा माला जो हम डामाडोल चल रहे हैं, थोड़ा सा मैं चाहूँगा कि अभी, क्योंकि आपने बात भी छेड़ी है, तो एक बार थोड़ा सा आप लोगों को प्रेरित कर दें। बस यही कहूँगा कि लाल मतलब रुको, हरी मतलब चलो, इतनी सी बात है। इतनी सी बात है। इस बात के बाद मैं इस लिट चौक में फिट चौक की भी बात करना चाहूँगा, जिस तरह से फिट दिख भी रहे हैं। सर, फिटनेस को लेकर कहीं से इंस्पिरेशन आया था, या शुरुआत में या हमेशा ऐसा था कि नहीं, मुझे फिट ही रहना, क्योंकि उसने बहुत मदद किया। और मैंने सुना है कि आपको टोन अप बॉडी बहुत पसंद है अपनी ही। मैं बड़ी मज़ेदार बात बताता हूँ आपको। प्लीज़। जैसे अब अगर आप देखें 10-20 सालों में ये दौर चला कि हीरोज़ जो हैं सिनेमा में अपनी शर्ट उतारते थे, बॉडी दिखाते थे। उससे पहले का जो दौर था 70s और 80s का, उसमें मेरे ख्याल से आपने कम देखा होगा कि बात बात पे हीरो जो है अपनी शर्ट निकाल देता है। जी। मैं बात कर रहा हूँ मिस्टर बच्चन और विनोद खन्ना और इन लोगों का जो दौर था। तो मैंने विनोद खन्ना साहब का एक इंटरव्यू देखा था। वो कहते थे कि मतलब तब तक वो कैरेक्टर रोल्स करने लग गए थे और नई जनरेशन आ चुकी थी जो शर्ट उतारती थी। तो विनोद खन्ना साहब का मैंने एक इंटरव्यू देखा था जिसमें वो कह रहे थे कि हम उस तरह के हीरो हैं जो कपड़े पहन कर अच्छे लगते हैं, जिन पे कपड़े फपते हैं। तो मैंने कहा यार ये ठीक है, ये थोड़ा आसान रास्ता भी है। शर्ट खोल के दिखाने में बड़ी मेहनत लगेगी यार, 6 पैक बनाओ, 4 पैक बनाओ। उससे अच्छा है कि ऐसी टोनल बॉडी रखो कि कपड़े जो हैं आप पे फिट लगें। तो मैंने उस फॉर्मूला को अपनाया है। बस बाकी 6 पैक ना कभी इच्छा है बनाने की, ना बनाने की कोशिश की है। क्या बात। तो फिटनेस रूटीन बताइए थोड़ा सा, मैं अपने पिताजी को भी प्रेरित करना चाहूँगा इसके ज़रिए। अरे वाह, मैंने देखो आज तक मैंने हमेशा एक्टिंग टिप्स की बातें की हैं कि अब नए एक्टर्स को मार्गदर्शन दीजिए कि वो कैसे, आज फिटनेस के भी टिप्स देने का मौका मिल रहा है तो ज़रूर। बट जैसा मैंने कहा ना कि कंसिस्टेंसी की बात मैं कर रहा हूँ कि कभी कभी कोई चीज़ करके नहीं होता है। कि जैसे अगर आप सोचें कि यार आज मैं एक्सरसाइज करूँगा, मैं 4 घंटे करूँगा, या मैं ये हफ्ता डाइट कर रहा हूँ, उससे नहीं होगा। आप नॉर्मल खाना खाएं, रेगुलर खाना खाएं, लेकिन एक कंसिस्टेंसी मेंटेन करें कि मैं यार रोज़ जो है आधा घंटा तो मैं एक्सरसाइज करूँगा, चाहे जैसे मर्जी करूँ, चाहे मैं वॉक करूँ या मैं कोई स्पोर्ट्स खेलूँ या मैं जिम जाऊँ या कुछ भी, या अपने घर के कमरे में जो है उठक बैठक लगा लूँ, जंपिंग कर लूँ, वहीं स्पॉट जॉगिंग कर लूँ, कुछ भी करूँ लेकिन रेगुलर करूँगा। वो 25 मिनट 20 मिनट आपको 10 साल 15 साल वो आप अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लीजिए। अगर आप, होता क्या है कि हम लोग सोचते हैं यार मैं अभी 2 महीने डाइट कर रहा हूँ, फिर 2 महीने के बाद हम जो दबा के खाना शुरू करते हैं कि हो गया यार बहुत। तो इससे अच्छा ये है कि भागिए मत। समोसा खाने की इच्छा है, हफ्ते में 1 बार खा लीजिए। जलेबी खाने की इच्छा है, हफ्ते में 2 बार खा लीजिए, लेकिन फिर वो बाकी के 5 दिन हाथ मत लगाइए। तो ये जो एक मैं कह रहा हूँ ना, कंसिस्टेंट होना बहुत ज़रूरी है, रादर देन के कभी कभी कुछ कर लिया, टुकड़ों में कुछ कर लिया। तो कंसिस्टेंसी मेरे लिए वर्क करती है। जी। इंदौर को खाने से रोकने के लिए ये ऐसा है कि दुश्मनी लेना पर ठीक है। हाँ, अभी मैं तो कल सुबह सुबह जा रहा हूँ वापस, लेकिन मेरे साथ हमारे दोस्त एक्टर विनय पाठक आए हुए थे। मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा आपकी फ़्लाइट कितने बजे है? कह रहे हैं कि मैं सुबह में तो नहीं हूँ। मैंने कहा नहीं, मैं सुबह इसलिए जा रहा हूँ बिकॉज उसके बाद फिर डायरेक्ट फ़्लाइट जो है वो शाम को 4 बजे है जी। तो मुझे काम भी है, तो मैं सुबह नहीं। कह रहे हैं नहीं भाई, यहाँ सुबह सुबह वो पता नहीं कहाँ उनका नाम लिया उन्होंने, बस स्टैंड,
बस स्टैंड पे रबड़ी और पता नहीं शायद जलेबी और कह रहे हैं वो मुझे करके जाना है। थोड़ा जोर से, हाँ? सराफा। हाँ अच्छा, तो अरे वो तो पूरी तैयारी के साथ आए हुए हैं, अब आएंगे तो उनसे पूछिएगा ज़रूर। इंदौर जब भी आए एक रात लेकर आए, दिन तो अलग की बात है और वो सराफा रात में ही सजता है, उस सराफे के लिए जोरदार तालियां। तो बिल्कुल जो आप चखेंगे, थोड़ा वर्कआउट ज़्यादा लगेगा पर आपको इंदौर बिना खाए नहीं जाने देगा। अनूप सोनी सर, हम ऑन स्क्रीन आपको जानते हैं, हमने कई इंटरव्यूज़ में आपके बहुत सारे मोटिवेशनल फैक्टर्स को पकड़ा है, जकड़ा है। पर्सनल लाइफ में अनूप सोनी ऑन स्क्रीन एंड ऑफ स्क्रीन, थोड़ा सा मैं चाहूँगा अगर आप थोड़ा सा बताना चाहें कि लोगों को हैरानी होगी मेरे बारे में जानकर, वैसा कुछ जो बहुत कम लोगों को मालूम है, जो आज इस लिट चौक के मंच पर आप बताना चाहें। भाई यही बताना चाहूँगा, लोगों के दिमाग में ये गलतफहमी है कि मैं बहुत ही सीरियस किस्म का इंसान हूँ और हंसता नहीं हूँ। मैं बिल्कुल भी सीरियस नहीं हूँ। मैं बहुत ही क्या कहूँ, मतलब मस्ती करने वाला इंसान हूँ। तो ये बात मैं बता दूँ तो लोग, कई बार ऐसा होता है कि मुझे मेरी एक को एक्ट्रेस ने कहा था जब पहले दिन का शूट था और फिर 2-3 महीने जब हमने काम कर लिया तो उन्होंने मुझसे कहा, यार पहले हफ्ते तो तुमसे बात करने का भी दिल नहीं करता था, तुम ऐसे एटीट्यूड देते हो कि ऐसा लगता है कि तुम गुस्से में रहते हो। मैंने कहा नहीं यार, ऐसा नहीं है, ये एक इमेज बन गई है। आपने मुझे ऐसा लगा कि यार ये कुछ ज़्यादा एटीट्यूड दे रही है, बात ही नहीं करने आ रही मुझसे तो तो बस यही है, मैं ऐसा ही हूँ जैसा आपके सामने बैठा हूँ। मेरे ख्याल से उषा जी तो मुझे पता नहीं कितने सालों से जानती हैं और बरखा भी हैं, वो भी बता सकती हैं कि मैं ऐसा ही हूँ, ऐसा ही था ना, है ना, देख लीजिए। क्या बात है, ऐसी आप रहें एवर लास्टिंग। जीवन को मंथन करते वक्त कभी किसी आध्यात्मिक पहलू पर पहुंचे हैं सामने, क्योंकि मैम भी और अभी हम थोड़ी देर में इंद्रेश जी का भी सेशन सुनने वाले, तो ये थोड़ा सा मन में जाग गया क्योंकि आप कई सारे शेड्स आपने देखे हैं, कई सारी चीज़ें आपने सुनी हैं, तो कोई ऐसा आध्यात्मिक पहलू जो आपने उजागर किया हो कि अरे यार ये जीवन में समझना बाकी था, मज़ा आया। नहीं, मुझे लगता है कि किसी भी तरह का स्पिरिचुअलिटी हो या किसी भी स्पिरिचुअलिटी का अध्ययन हो, मुझे ऐसा लगता है कि वो अगर आपको पीस ऑफ माइंड देता है, आपको मन की शांति देता है और आपको एक बेहतर इंसान बनाता है, तो वो वर्थ है। वो आप एक रिचुअल को फॉलो करके भी कर सकते हैं, आप स्पिरिचुअलिटी के रास्ते पर जाके भी, वो रास्ता आपको चुनना है, आपके लिए क्या बेनिफिट है। जैसे मैं हमेशा कहता हूँ कि पूजा पाठ करना, ये सब कुछ जो है ये मन से करना ज़रूरी है। क्योंकि देखिए, अगर मैं सुबह भगवान से डर के अगर मैं 2 घंटे पूजा करूँगा तो उसका कोई मतलब नहीं है ना। धर्म को मानना और निभाना 2 अलग अलग बातें हैं ना। तो मुझे मानना है कि कोई भी आध्यात्म हो, स्पिरिचुअलिटी हो, या आप पूजा पाठ करते हैं, आधा घंटा करते हैं, 5 मिनट करते हैं, इसलिए कीजिए क्योंकि आपके मन को शांति मिलती है, आपको अच्छा लगता है और आप उसका इम्पैक्ट जो है अपने आसपास के लोगों पर उनकी बेहतरी और अपनी बेहतरी के लिए डाल सकते हैं। अगर आप सिर्फ इसलिए करेंगे कि नहीं यार ये मैं डर के, अरे भगवान बुरा मान जाएंगे, भाई भगवान इंसान थोड़ी हैं, भगवान छोटे नहीं है हमारी तरह, इतनी छोटी सोच नहीं है भगवान की कि अच्छा इसने आज आधा घंटा पूजा पाठ किया है और दूसरे वाले ने 2 घंटे पूजा पाठ किया है तो मैं उसको ज़्यादा फल दूंगा। भगवान ये देखेगा कि पूजा पाठ करने के बाद ये क्या करता है बाहर जाकर, बाहर की दुनिया में, वो उस पर आपको फल देगा। तो मेरा बिलीफ वो रहा है, वो चाहे कैसे भी रहा हो, चाहे मैं मेडिटेशन से रहा हो या लोगों से बातचीत करके रहा हो, डिस्कशंस, मेरे कुछ दोस्त हैं जो हम लोग बहुत इस बारे में डिस्कस भी करते हैं, बातचीत करते हैं, एक दूसरे के साथ अपनी शेयरिंग करते हैं फिलॉसफी की कि मेरी क्या सोच है, तुम्हारी क्या सोच है। कई बार उनसे कुछ अच्छा सुनने को मिल जाता है, कई बार हम उन्हें कुछ अच्छा बता पाते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि यार आपको एक बेहतर इंसान बनाने के लिए जो भी आपको अच्छा लगता है वो कीजिए। जी, 2 सवाल और मैं पूछूंगा, उसके बाद मैं ऑडियंस रेडी रहें अपने अपने सवालों के साथ में। सर, टीवी के ज़रिए एक सीरियल ये जो आई और आपके ज़रिए उसने इतनी जागरूकता क्रिएट की, आज डिजिटल वर्ल्ड है, बहुत लोगों के हाथ में कैमरा है, वीडियो पर आना भी चाहते हैं। इन्फ्लुएंसर वर्ल्ड में किस तरह से अनूप जैसी दस्तक अगर आप चाहते हैं और बात करना चाहें इस बारे में, क्योंकि अगर एक आदमी इतना सतर्क और सावधान कर सकता है तो हम अपने अपने लोकल तरीके से, लोकली जो भी कुछ घटता है उसको हम लोगों को बताते रहें। इस लिट चौक का सेशन भी डे 1 पर शुरू हुआ था साइबर सिक्योरिटी की बातों से, जो कि हमारे एडीसीपी हैं राजेश दंडोतिया जी इंदौर में बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं
और लोगों को साइबर फ्रॉड से होने से बचा रहे हैं। लोगों को, बहुत पढ़े लिखे लोग, उनकी गलती नहीं है, क्योंकि शायद इस स्मार्ट वर्ल्ड में क्रिमिनल्स बहुत ज़्यादा स्मार्ट हो चुके हैं। तो कैसी वो अनूप की दस्तक उन इन्फ्लुएंसर से आप चाहते हैं? मैं चाहूँगा कि एक अपील भी हो, और जो भी आप जिस तरह से इसको देखते हैं। आप सबको याद होगा, मुझे नहीं पता कि अब ऐसा होता है कि नहीं, स्कूल में एक निबंध लिखने को मिलता था जिसका टॉपिक होता था विज्ञान वरदान है या अभिशाप है। उसके पक्ष में और विपक्ष में बोलना होता था। मुझे लगता है बहुत सारे स्कूलों में ये एक कॉमन सी चीज़ थी। तो जैसा मैंने कहा ना कि हर चीज़ का अच्छा और बुरा पहलू होता है, हर चीज़ के दो पहलू होते हैं, जैसे सिक्के के दो साइड्स होते हैं, उसी तरीके से। तो मैं कहता हूँ कि इंटरनेट मतलब जिसमें सब सोशल मीडिया सब कुछ आ गया, ये साइबर क्राइम, ये इंटरनेट हमारी जिंदगी का हिस्सा है, हमारी जिंदगी नहीं है। क्या बात! ये लाइन ड्रॉ करना बहुत ज़रूरी है, बहुत बहुत ज़रूरी है। जिस तरह से ये हमें टेक ओवर कर रहा है, बहुत ज़रूरी है कि हम ये समझ लें कि यार ये एक पीस है, हमारी ज़िंदगी का एक हिस्सा है। दिस कैन नॉट बिकम माई लाइफ। तो अब फ़ायदे बहुत हैं। आज हम अपने दोस्तों के साथ टच में रह पाते हैं, इमीडिएटली यहाँ बैठे बैठे हम लाइव ट्रांसमिशन लोगों को भेज देते हैं, वीडियो कॉल करते हैं विदेशों में, व्हाट्सएप के ज़रिए काम होता है, बिजनेसेस चलते हैं व्हाट्सएप के ज़रिए, लोग ग्रुप बनाकर कम्युनिकेट करते हैं अपने बिजनेसेस को। लेकिन हर चीज़ के, जैसे मैंने कहा कि कुछ एडवर्स पहलू भी होते हैं जो कि हमें शायद साइबर क्राइम में अब देखने को मिल रहे हैं जी। बट वही वाली बात है कि वहाँ साइबर क्राइम में ज़्यादातर अगर आप देखें तो या तो आपको डर से नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जाती है या आपको लालच से नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जाती है। तो ये इनके अंदर की कमियां ही हैं जो बिल्कुल साइबर क्राइम करने वालों ने ह्यूमन बिहेवियर को ही पकड़ा है जी। वो किसी को फ़ोन करके ये कहेंगे कि देखिए एक स्कीम है जिसमें पैसा डबल हो जाएगा। आदमी सोचता है यार कर दो यार, डबल हो जाएगा। ये नहीं सोचता कि यार अगर ऐसा कुछ अच्छी स्कीम्स हैं तो सरकार क्यों नहीं चला रही है। ये कौन लोग हैं जो 1 महीने में 6 महीने में पैसा डबल कर रहे हैं, और सरकार की स्कीम में तो 10 साल में पैसा डबल होता है। तो वहाँ एक थोड़ा सा अलर्ट रहना, या फिर इस डर से कह रहे आपका, जैसे आपने बहुत कॉमन देखा होगा, बहुत बहुत नॉर्मल है कि आपका फ़ोन नंबर डिस्कनेक्ट होने वाला है या आपका बैंक अकाउंट बंद कर दिया जाएगा, आपका केवाईसी नहीं है आपका। अब लोगों को समझ में नहीं आता यार ये केवाईसी क्या चीज़ है। नहीं, आपका अकाउंट फ्रीज़ हो जाएगा, हम आपको अभी एक लिंक भेज रहे हैं, वहाँ पे आप अपना उसको ओपन कीजिए, ये है एक ओटी। अब बेचारे कुछ लोग इतनी जल्दी नहीं जान पाते हैं, लेकिन इस चीज़ को समझने में वक्त लगेगा। लेकिन अब ज़रूरी है, अगर हमारे हाथ में ये ताकत आई है इस इंटरनेट के ज़रिए, तो उसके फ़ायदे भी हमें ही मिल रहे हैं, नुकसान भी हमें ही झेलने हैं। लेकिन अब कैसे उन नुकसानों को कम किया जाएगा, उसका तो तरीका यही है कि हम जितने ज़्यादा अलर्ट रह सकें। और ये जो मैंने कहा ना, 2 एस्पेक्ट्स कि इंसान के डर और इंसान के लालच को कैप्चर करते हैं ये लोग, उस पर अगर हम थोड़ा अपना कंट्रोल कर लेंगे तो शायद ईजी हो जाएगा हमारे लिए। सो सर्टिफाइड क्राइम सीन इन्वेस्टिगेटर फ्रॉम IFS, ये कहानी कैसे पहुंची आज तक? मतलब इंटरनेशनल फॉरेंसिक साइंसेज में, एजुकेशन डिपार्टमेंट में जिस तरह से आप सर्टिफाइड, मतलब वो क्राइम पेट्रोल, अब वो जो आप कह रहे थे कि कैरेक्टर है, वो कैरेक्टर नहीं रहा, उसको आप जी रहे हैं। लाइफ में आप कुछ चीज़ें ऐसी करते हैं, आपको पता ही नहीं होता इनका क्या होगा। ये कोर्स था, इंडियन फॉरेंसिक साइंस एक इंस्टीट्यूट है गवर्नमेंट का इंडिया में, उनका एक कोर्स था क्राइम सीन इन्वेस्टिगेटर का। और जब कोविड का सेकेंड दौर चल रहा था और बहुत ही बुरी खबरें आसपास से आती थीं, और मानसिक तौर पर हम सब थोड़े से परेशान थे क्योंकि बंद कमरों में थे। आपको याद होगा सेकेंड वेव कोविड में बहुत ज़्यादा जान माल का नुकसान हुआ था। तो ऑब्वियसली स्ट्रेस, एंग्जाइटी सब कुछ था, और सब दोस्त यार कुछ ना कुछ के चलो यार इंटरनेट पे कुछ कोर्स करते हैं, ये करते हैं। कोई बेकरी का कोर्स कर रहा था, कोई गिटार सीख रहा था, कोई तबला बजाना सीख रहा था। अचानक ऐसे कोर्सेज ढूंढ रहा था मैं, और मेरे सामने ही कोर्स आया। भी सावधान और सतर्क ही थे, और तो वही करवाना चाह रहे मुझे लगा यार ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, और मैं लॉ तो कर ही रहा था जब, उस वक्त भी मुझे ये बहुत इंट्रीग करता था कि क्राइम सीन इन्वेस्टिगेटर का काम क्या होता है। बस फिर मैंने छुट्टियों में वो कोर्स कर लिया। उसके बाद जब मैंने कोर्स, छुट्टियां मतलब कोविड की छुट्टियां जो थी, और उसमें जब उन्होंने मुझे सर्टिफिकेट भेजा फॉरेंसिक साइंस ऑफ इंडिया ने, तो मैंने ऐसे ही उसको एक दिन, आजकल हर चीज़ आप दुनिया को बताते हैं कि मैं क्या कर रहा हूँ, तो मैंने भी इंस्टाग्राम पे उसको पोस्ट कर दिया। और आप बिलीव नहीं करेंगे, मैंने पोस्ट करने के
करीबन 48 घंटों में 16 बड़े न्यूज़ चैनल्स के साथ मैं इंटरव्यू कर रहा था इस टॉपिक पे। तो डिमांड बढ़ी, खैर सर बातें और भी हैं, लेकिन अभी थोड़ा सा टाइम अप होने वाला है, तो सवाल तैयार रखें। एस्पिरेंट्स जितने भी हैं हमारे, जितने, किन बातों के लिए सावधान करना चाहेंगे, किन बातों के लिए सतर्क करना चाहिए जो आपने अपने करियर में देखा और वो लोग गलती ना करें? देखो, जो लोग यहाँ बैठे हैं जो एक्टर बनना चाहते हैं, बिकॉज मैं सिर्फ एक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूँगा, अगर आप एक्टिंग करना चाहते हैं, एक्टिंग को अपना प्रोफेशन बनाना चाहते हैं, तो प्लीज़ अपने आप से ये सवाल 10 बार पूछना कि क्या यही काम है जो मैं ज़िंदगी भर करना चाहता हूँ। बैकअप प्लान सब बनाते हैं, वो सब कुछ ज़रूरी है, प्रैक्टिकल होना भी बहुत ज़रूरी है, लेकिन इफ़ यू वांट टू जंप इनटू दिस, प्लीज़ आस्क योरसेल्फ, बार बार पूछिए यार क्या मैं यही काम करना चाहता हूँ। और अगर एक्टर बनना चाहते हो ना, तो कभी भी इसका जो ये वाला साइड है ना, ग्लैमर वाला, जो फेम, नेम, पैसा, उससे प्रभावित होकर एक्टर बनने की मत सोचना, क्योंकि वो बहुत शॉर्ट लिव्ड है, बहुत छोटा है वो। अगर आप ये सोचकर एक्टर बनना चाहते हैं कि लोग मुझे पहचानेंगे, मेरे साथ फ़ोटो खिंचाएंगे, मुझे दुनिया में हर जगह नाम मिलेगा, कितना ग्लैमराइज्ड प्रोफेशन है मेरा, और मेरे पास पैसा भी बहुत होगा, ये सब कुछ होगा, लेकिन अगर आपका यही फोकस होगा तो वो बहुत छोटे वक्त के लिए रह पाएंगे आप। अगर आप एक्टर के तौर पर आना चाहते हैं, इसलिए आइए क्योंकि आप इस क्राफ्ट से प्यार करते हैं, आपको ये क्राफ्ट है। जैसे कि आप देखिए कि एक एक्टर के तौर पर आपकी क्राफ्ट क्या है? एक एक्टर के तौर पर आपकी क्राफ्ट आपका शरीर है, आपको उसको हॉर्न करना है, आपके हाथ, पैर, आवाज़, आँखें, आपकी बॉडी, ये आपका औजार हैं आपके ये। उसी तरीके से जब आप किसी दूसरे प्रोफेशन में जाते हैं, कोई आदमी डॉक्टर बनना चाहता है या वो डिज़ाइनर बनता है, डिज़ाइन करता है, पेंटिंग करता है, वो इसलिए करता है क्योंकि उसे अच्छा लगता है। उसको वो ये सोच के नहीं करता कि अरे मैं कल पेंटिंग बनाऊंगा, देखना मेरी पेंटिंग 1 करोड़ में बिकेगी। आई एम श्योर M.F. हुसैन या कितने भी जो बड़े बड़े मशहूर पेंटर हैं, उन्होंने पेंटिंग ये करके नहीं शुरू किया होगा कि हम करोड़ों में बेचेंगे, वो तो बिकने लगी, वो तो अपने पैशन से काम करते रहे। तो अगर आप एक्टर बनने की सोच रहे हैं ना, तो पैशन के साथ आइए और अपनी क्राफ्ट पे काम करते रहिए बस। बाकी सब चीज़ें, पैसा, फेम, ये सब इसके क्या कहते हैं, इसके साथी हैं, वो आ जाएंगे आप पीछे पीछे। जी, थैंक यू सो मच सर। हाँ, सवाल ले लेते हैं हम। जी, माइक है आपके पास? जी जी, कोई माइक दे सकता है वहाँ? लेट्स टॉक टीम। सर, एज एन एक्टर आपके लाइफ में एक ऐसा टाइम आया होगा कि डीमोटिवेशन टाइप होती है इन सब चीज़ों में, सो उन सब चीज़ों को कोप अप करने के लिए क्या करना पड़ा फिर आपको? बिल्कुल, और ये ऐसा नहीं है कि शुरुआती दौर में आता है, ये किसी भी दौर में आ सकता है। ये चीज़ जो आप पूछ रहे हैं, डीमोटिवेट होना या डिप्रेस होना, वो हर उसकी स्टेजेस होती हैं। एक स्टेज होती है जब आप काम ढूंढ रहे होते हैं, आपको काम मिल जाता है, फिर वो आपका ठीक हो जाते हैं, फिर आप वो काम करते हैं, फिर आपको लगता है नहीं यार मुझे कुछ अलग तरह के रोल करने हैं, वो मुझे क्यों नहीं मिल रहे यार, फिर हो जाता है। फिर आपको लगता है यार मुझे तो हीरो बनना है यार, मुझे मेन रोल क्यों नहीं मिल रहा है, मैं कैरेक्टर रोल ही कब तक कर। उसकी स्टेजेस होती हैं, लेकिन मैंने जैसा कहा ना कि आपका फोकस अपनी क्राफ्ट पे होना चाहिए, बिजी रखिए। जैसे मैं बताऊं, मैं बहुत छोटा सा एग्जांपल देता हूं आपको। आज आपने नोटिस भी किया होगा, हमारी जो पूरी ये 40-45 मिनट की बातचीत है, उसमें 50% बातचीत क्राइम पेट्रोल के बारे में हुई है, जबकि क्राइम पेट्रोल मेरी ज़िंदगी का बहुत छोटा हिस्सा है। मैं 27 साल से एक्टिंग कर रहा हूँ, लेकिन क्योंकि वो शो पॉपुलर हुआ, उसने टेक ओवर कर लिया। जब क्राइम पेट्रोल जब तक नहीं था, तब मुझे लोग बालिका वधू के नाम से पहचानते थे। फिर तो एक एक्टर की ज़िंदगी में ये फेजेस आते रहते हैं। जो चीज़ सक्सेसफुल होती है, आपको उससे जाना चाहता है, लेकिन आपको उससे स्वे नहीं होना है, आपको उस जाल में नहीं फंसना है। मेरे लिए वो सारे काम इंपॉर्टेंट है जो मैंने पिछले 27 सालों में किए, छोटे बड़े, फिल्में, टीवी, वेब सीरीज़, स्टेज। 4-5 साल पहले मुझे ऐसा लगा कि यार मैं एक्टिंग बहुत कम कर पा रहा हूँ, क्योंकि मैं शायद इसमें बिज़ी हो गया, और मैंने सोचा कि मुझे कुछ अच्छे रोल मिलेंगे, लेकिन मैं इंतज़ार करता रहा। मैंने लोगों को भी रीच आउट करना शुरू किया, ये बताना शुरू किया कि भाई मेरे पास वक्त है, मैं फ्री हूँ अभी। लोगों के दिमाग में शायद ये था कि नहीं ये तो बहुत बिजी है, क्राइम पेट्रोल शूट करता है। मैंने उनसे कहा कि नहीं, मेरे पास बहुत वक्त है, मैं महीने में कम से कम 20 से 22 दिन जो है फ्री रखता हूँ। मैं सिर्फ क्राइम पेट्रोल 7 या 8 दिन शूट करता हूँ महीने में। तो मैंने ये भी प्रैक्टिस की, लेकिन फिर भी मेरे मन चाहे रोल नहीं मिले मुझे।
अब मेरे पास दो रास्ते थे कि मैं एक ही एटीट्यूड रखूँ, अरे भाड़ में जाओ यार, ठीक है मैं तो अपना बिजी हूँ, मेरे पास तो पैसे आ रहे हैं, मैं कमा रहा हूँ, नहीं करना। लेकिन मेरी भूख थी, मेरा हंगर था एज एन एक्टर कि नहीं यार, मैं बहुत दिनों से कुछ अच्छा काम नहीं किया है। तो मैंने पिछले 5 सालों से मैंने 2 नाटक हैं जो मैंने तैयार किए, एक अच्छे डायरेक्टर को ढूंढा, उनसे मुलाकात की, उनसे कहा कि यार कुछ साथ में काम करते हैं, तो मैंने अपने लिए वहाँ रास्ता खोज लिया। सॉरी मेरा आंसर थोड़ा लंबा हो गया, लेकिन कहने का मतलब ये है कि वो जब ऐसा वक्त आए जब आप डीमोटिवेटेड फील करें तो अपनी ही क्राफ्ट में कोई दूसरा रास्ता सोचिए। मैंने 2 नाटक किए, मैंने कहा कि अलग अलग नाटक करते हैं, एक नाटक थ्रिलर था, एक नाटक कॉमेडी था। मैंने कहा लोगों को पता चलने दो कि यार अच्छा हम मैं कॉमेडी भी कर सकता हूँ। तो आपको अपने रास्ते बनाने पड़ते रहने पड़ेंगे। मैंने कहा ना जो आपके बस में आप वो कीजिए, जो आपके बस में नहीं है वो मत कीजिए। तो मुझे नहीं पता मुझे अच्छे रोल्स कब मिलेंगे, सिनेमा में अच्छे रोल कब मिलेंगे, क्राइम पेट्रोल से लोग मुझे जानते हैं और भी कुछ कामों की वजह से जानते हैं, लेकिन मेरी भी अभी जो एक नीड है एक एक्टर की वो अभी भी बाकी है। क्या बात तो मेरी भी खोज चल रही है, चलती रहेगी। ये बहुत अच्छी बात है कि आप इस तरह की महत्वाकांक्षाएं रखते हैं। जी आप कुछ पूछ रहे थे। नमस्कार अनूप जी। जी। आपको मुझे जब पता लगा कि आप इस सेशन में आने वाले हैं तो 2 दिन पहले ही ये प्रश्न मेरे दिमाग में आ चुका था। मैंने आपको पहली बार देखा था गंगा जल फिल्म में, जो 2003 में आई थी, अजय देवगन साहब के साथ, प्रकाश झा साहब ने निर्देशित थी। बहुत अच्छी फिल्म थी और उसके बाद मैंने कई फिल्मों में आपको प्रकाश झा साहब की फिल्मों में देखा है। अजय देवगन साहब से रिलेटेड क्वेश्चन है, थोड़ा सा वहाँ पूछना चाहूँगा कि उनके साथ काम करने का अनुभव आपका कैसा रहा 2003 में जब गंगा जल आई थी? और क्योंकि अजय देवगन साहब ने वहाँ से कामयाबी की कई शिखर को प्राप्त किया है, आज वो पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित भी हुए हैं, सिंघम जैसी फिल्म भी करी और गंगा जल में तो आईपीएस बन के आए थे वो, और फिर उसके साथ साथ वो वंस अपॉन अ टाइम मुंबई में भी आए, दृश्यम। उनके साथ काम करने का अनुभव आपका कैसा रहा? और आज अजय देवगन साहब को अगर जो उस दौर में आपने देखा था और आज के दौर में कुछ बदलाव दिखता है क्या? आप अजय देवगन के बारे में पूछ रहे हैं या प्रकाश जी के बारे में पूछ रहे हैं? अजय देवगन साहब के साथ। आप बदलाव के बारे में भी कह रहे हैं। नहीं, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा उनसे काम करके। इनफैक्ट अजय देवगन साहब से मैंने एक चीज़ बहुत अच्छी सीखी, वो मेरे ख्याल से उनको भी शायद 30-32 साल तो हो गए हैं एक हीरो के तौर पर काम करते हुए। और ये ये बहुत बड़ा अचीवमेंट होता है कि इस तरह के कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में हमारा ये जो फील्ड है इतना कॉम्पिटिटिव है, बल्कि मैं तो कहता हूँ कि ये नॉन स्पेशलाइज्ड जॉब है, क्योंकि यहाँ पे कोई भी आ सकता है। कल को मैं ये नहीं कह सकता हूँ अपने एक डॉक्टर दोस्त से कि चल यार तू एक काम कर, मैं बहुत एक्टिंग कर करके बोर हो गया हूँ यार, कल मैं तेरे क्लिनिक में आता हूँ, 1-2 सर्जरी मैं भी कर लेता हूँ। मैं कर सकता हूँ क्या? ये नहीं कर सकता हूँ मैं, क्योंकि उसके लिए मुझे पहले डॉक्टर बनना पड़ेगा। लेकिन मेरा डॉक्टर दोस्त मुझसे कह सकता है कि यार मैं रोज़ बड़ी हफ्ते में मंडे टू सैटरडे क्लिनिक जाता हूँ, यार तेरी कोई फिल्म बन रही है तो उसमें देखना मेरे लिए कोई छोटा डॉक्टर का ही रोल हो तो मैं कर लूँगा। वो कर सकता है वो और कल को उसने अगर अच्छा परफॉर्म कर दिया तो वो मेरा कॉम्पिटिटर भी बन सकता है। लेकिन मैं उसका कॉम्पिटिटर तब तक नहीं बन सकता जब तक मैं MBBS नहीं कर लूँगा, मिनिमम एटलीस्ट। तो ये एक ऐसा फील्ड है जो बहुत ही नॉन स्पेशलाइज्ड फील्ड है। यहाँ पे आपको कोई डिग्री की वजह से ही काम नहीं मिलता है, डिग्री की वजह से आपको रिजेक्ट नहीं किया जा सकता है। तो मैं अजय देवगन साहब का ये अचीवमेंट मानता हूँ कि 32 सालों से वो आज भी एक स्ट्रॉन्ग एक्टर, हीरो कह लीजिए, या कमर्शियल उनकी जो वैल्यू है फिल्म इंडस्ट्री में, वो आज भी स्ट्रॉन्ग है। उनसे मैंने सिर्फ एक ही चीज़ सीखी थी, जो मुझे उनसे बातचीत करके, खासकर गंगा जल के दौरान हमें बहुत टाइम स्पेंड करने का मौका मिला था, 30-40 दिन एक साथ। तो एक अच्छी चीज़ मैंने उनसे ये सीखी कि नेवर एवर एवर कंपेयर योर सेल्फ विद एनीवन। उनके आसपास भी बहुत सारे लोग थे जो उनसे ज़्यादा सक्सेसफुल भी थे, चाहे वो शाहरुख खान हो, चाहे आमिर खान हो सब। लेकिन जो मैंने उनके अंदर एक सिक्योरिटी देखी, एक सिक्योर्ड एक्टर की जो फीलिंग देखी ना, कि आप अपना काम जानते हैं, आप सिक्योर्ड हैं, तो मैंने अजय देवगन से ये सीखा कि भैया कंपेयर मत करो अपने आप को कभी भी लाइफ में, अपने काम के ऊपर कॉन्फिडेंस रखो, अपना अच्छा काम करते रहो। तो अगर आप अजय देवगन के बारे में पूछ रहे हैं तो मैंने तो उनसे ये सीखा। जोरदार तालियां। अब मैं यहाँ पर ये सारी बातें हुई हैं, अब बस इसको आगे और सर्कुलेट करते रहिए। और मैं चाहूँगा कि इंदौर एक बार उद्घोष के साथ में जो सर का बहुत फेमस हाउसफुल जो डायलॉग है, अब डायलॉग ही हो गया वो आपका। सोचिए लोगों के फिल्मों के डायलॉग फेमस होते हैं, सर का वो जो सावधान रहें सतर्क रहें, एक बार फिर से जोरदार, ठीक है? ऑन अकाउंट ऑफ 3, 2, 1। जय हिंद। तो बहुत बहुत शुक्रिया लिट चौक का, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आप सबका इतना प्यार देने के लिए और इतने
तन्मयता के साथ सुनने के लिए। आपसे फिर जल्द मुलाकात होगी, तब तक अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें, सतर्क रहें। जय हिंद। जय हिंद। अनूप सोनी जी का बहुत बहुत धन्यवाद लेट चौक के इस मंच से। थैंक यू सो मच सर।